और बेसिक ऑक्साइड्स होंगे वो टर्न करेंगे रेड लिटमस ब्लू को। अच्छा हाँ, इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं Mg+O2 will give you 2MgO, which is a basic oxide. Mg+O2 will give you 2MgO. यही रिएक्शंस हम आगे पढ़ते भी हैं, 2MgO। अच्छा, आई होप सबको ये रिएक्शंस लिखनी आती हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग तो तभी आएंगी जब आपको वैलेंसीज पता होंगी। उस वैलेंसीज के अकॉर्डिंग क्रिस क्रॉस करके यू कैन मेक द कंपाउंड्स एंड यू कैन बैलेंस द होल इक्वेशन। उसके बाद बात होती है सल्फ़र। सल्फ़र से क्या बनेगा? सल्फ़र में आप क्या ऐड करोगे? ऑक्सीजन, और आपको क्या मिलेगी? सल्फ़र डाइऑक्साइड। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, और जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आपको याद रखना है एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इस एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इज़, हाँ हमने यही बात की थी, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी आप किसी भी मेटल को बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो आपको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ मैग्नीशियम का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ब्लैक कलर का ऑक्साइड बना लेगा जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, कॉपर 2 ऑक्साइड क्यों लिखा है इधर? क्योंकि यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी +2 है। आई होप सबको ये पता है। कॉपर 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है विच इज़ +1 एंड +2। तो क्यूपरस और क्यूपरिक जो होते हैं वो यही होते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी वही करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। एल्यूमिनियम से आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स इसको कंसीडर करते हैं। हमें पता है मेटालिक ऑक्साइड जितने होंगे वो बेसिक होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, ये 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं, ये याद रखने होंगे, जो कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और बेस की तरह रिएक्ट करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तो मतलब ऑपोजिट। जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं, ऐसों को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ एन एसिड, व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विद एन एसिड, तो ये बेस, खुद बेस बन जाएगा। खुद बेस बन गया तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा विच इज़ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड अलॉन्ग विद वाटर। तो ये एक तरीके की क्या हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद अ बेस, तो वो खुद एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, फिर से आपको एक सॉल्ट मिल रहा है जिसको सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है अलॉन्ग विद वाटर। अब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं, ये सब हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी होंगे जो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो वाटर के साथ सॉल्युबल होकर बेस फॉर्म कर लेंगे। और ऐसे 2 ही ऑक्साइड हैं जो बेस फॉर्म करते हैं, वो हैं सोडियम और पोटेशियम। वो बेस फॉर्म कर लेंगे NaOH और KOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अब हमें पता होना चाहिए कि हर मेटल अलग तरीके से रिएक्ट करता है व्हेन इट इज़ बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सोडियम और पोटेशियम को हम हमेशा केरोसिन में स्टोर करते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। मॉडरेटली रिएक्टिव की बात आती है तो हम उसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक की बात करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो इनको प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से। तो कोरोजन के बारे में भी जब बात होगी तो वील रिपीट दिस टॉपिक। एंड वन मोर थिंग, कॉपर को हम कंसीडर करते हैं मॉडरेट में भी और लीस्ट रिएक्टिव में भी। क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो कॉपर अपने अगर क्यूपराइट फॉर्म में मिल रहा है या किसी एक पर्टिकुलर और फॉर्म में मिल रहा है, तो आपने कभी रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखा होगा कि ये बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेज पे है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर ये अपनी नेटिव स्टेट में आपको मिल रहा है तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया, यानी कि आप इसको कम्प्लीटली सिर्फ बर्न करेंगे और आपको आपका प्योर कॉपर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये अपनी Cu2S यानी कि कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में अगर आपको मिल रहा है, देन यू आर गोइंग टू डू रोस्टिंग का प्रोसेस पूरा हम पढ़ेंगे, रोस्टिंग कैल्सिनेशन आगे क्या होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्म्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव आपको मिलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से।
उसके बाद आता है अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अभी तक हमने बात की थी ऑक्सीजन की, अब हम बात करेंगे वाटर की। हर एक मेटल का रिएक्ट करने का अलग तरीका होता है। सबसे मेन टॉपिक जो आपको याद रखना है वो ये है कि सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, अब इसमें 3 बाइफर्केशन याद रखनी पड़ेंगी। हर मेटल कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के साथ कैसा रिएक्ट करता है। तो सोडियम तो इतना रिएक्टिव है कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए उसको केरोसिन में भी हम स्टोर करते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम के बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा बट इतना विगरसली नहीं करेगा। अच्छा, विगरस का मतलब क्या होता है? मतलब इतना एक्सप्लोजन क्रिएट नहीं करेगा जितना हमारा सोडियम कर रहा है। कैल्शियम के साथ एक और ख़ास बात है, कैल्शियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस तो इसमें भी निकल रही है, पर जो मेटल होता है ना, मेटल फ्लोट करता है वाटर पे। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स होंगे वो मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, इसीलिए। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अभी तक हमने क्या बोला? सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, यस। कैल्शियम भी करेगा। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा पर हॉट वाटर के साथ ज़रूर करेगा। एंड इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती ही जाएगी हॉट वाटर के साथ। अच्छा, वन मोर थिंग, कोई चीज़ अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो अल्टीमेटली वो स्टीम के साथ तो रिएक्ट करेगी ही। सो देयर इज़ नो अदर पॉइंट इन दैट। बट स्पेसिफिकली जब हम एनसीईआरटी को स्टिक करके पढ़ते हैं यही सेम चीज़, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो नहीं करता दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट। क्यों? पर वो स्टीम के साथ ज़रूर रिएक्ट करेगा, हॉट कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ना वो हीट को अंदर तक नहीं आने देती, एंड तो रिएक्शन नहीं हो पाती है। उसके बाद हाँ, जैसे मैंने बोला स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जिंक की बात करेंगे, जिंक भी एल्यूमिनियम की तरह ही होगा, वो भी यही करेगा। स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, उस पर भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ऑल्सो आयरन भी यही करेगा। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? मैग्नेटाइट। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो आपको मिलेगी ही इसमें सब में। कॉपर ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ना हॉट वाटर के साथ, ना कोल्ड वाटर के साथ। ये लीस्ट रिएक्टिव वाली सीरीज़ में आ जाता है। एंड ऑब्वियसली जो सबसे लास्ट में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि गोल्ड। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाए कि विल द गोल्ड रिएक्ट विद वाटर और नॉट, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन नो। बट अगर क्वेश्चन आता है वेदर द गोल्ड रिएक्ट्स विद सॉल्ट वाटर और नॉट, तो येस, सॉल्ट वाटर के साथ करेगा क्योंकि वो उसके कोरोजन के रेट को बढ़ा देती है। उसके बाद नेक्स्ट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया सोडियम, फॉलोड बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। सो दिस इज़ द होल इन्फरेंस कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो 2 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वाटर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड्स के बारे में मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये मिलकर हाइड्रो ऑक्साइड्स बना लेते हैं। इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम और पोटेशियम, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है आप उसको कंफर्म कैसे करते हैं? आप करते हैं, उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं टेस्ट ट्यूब के पास, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू हियर अ पॉप साउंड जस्ट लाइक पॉपकॉर्न बनते हुए आती है। सो दैट पॉप साउंड वुड बी हर्ड, और हिसिंग साउंड सुनाई देती है। एंड कंबस्टेबल है तो इसीलिए आपको बबल्स भी नज़र आएंगे। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है तो आप उसका कैसे पता लगा सकते हैं। उसके बाद ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर अभी तक मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता ही है काफ़ी बार। मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एल्यूमिनियम के केस में जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी। और हाँ, ये भी याद रखना, ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई
राइट, कि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, आपने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया, एंड गैस का एवोल्यूशन हुआ है तो आप ऐसे अपवर्ड और एरो के थ्रू शो करते हैं उसको। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्यों? नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को वाटर में और खुद को रिड्यूस कर देता है इन सब ऑक्साइड्स में। तो ये याद रखना है, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट कर जाते हैं HNO3 के साथ भी, नाइट्रिक एसिड के साथ भी। क्यों? क्योंकि ये खुद एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं उस पर्टिकुलर केस में। ये एक्टिविटी जो दी थी, इट इज़ ऑल अबाउट वाटर, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट द एसिड्स दैट यू आर एडिंग। उसके अंदर आपने बताया है कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है। तो दिस इज़ ऑल बेस्ड अपॉन दैट एक्टिविटी विच इज़ गिवन इन योर NCERT। अब मेटल्स रिएक्ट करते हैं और मेटल के सॉल्ट्स के साथ भी, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टिविटी दी थी जिसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। एक कॉपर वायर है जिसको आपने आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है। तो आपने सबसे पहले तो ये देखा होगा क्यों कि लाइट ग्रीन कलर का जो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है ना, वो वैसे का वैसे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे ही आपके टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ आयरन नील की रिएक्शन हो रही है। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनिशियली आपको जो दिख रहा है वो थोड़ी देर बाद फेड हो जाएगा, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट आ जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, ये डिपॉजिट किस चीज़ की हो रही है, कुछ पता है? ये डिपॉजिट हो रही है आयरन नील के ऊपर कॉपर की। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोर रिएक्टिविटी, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद होनी चाहिए। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहली बात तो होती क्या है, ये याद रखने का तरीका है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। सो ये याद रखने का तरीका है इसको। एंड रिएक्टिविटी सीरीज़ एक ऐसी लिस्ट होती है जो आपको बताती है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल कौन सा है, फॉलोड बाय लेस रिएक्टिव मेटल। ये सिर्फ मेटल्स के लिए बताई गई है इधर। एंड आपको ये लर्न करनी होगी, एंड फॉर टू लर्न दैट मैंने एक न्यूमोनिक ऑलरेडी आपको दे दिया है। जो सबसे बॉटम पर आ रहे हैं, यानी कि ये, इनको लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे हैं। हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसका पोटेंशियल ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो है। इसके बारे में भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हाईली रिएक्टिव की बात की गई है, तो हाईली रिएक्टिव में हम जनरली वैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को लेते हैं। एल्यूमिनियम से फिर थोड़े मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबको पता होगा, 9th क्लास में सबने पढ़ा है, नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट 18 के एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो नोबल गैस का मतलब होता है जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो। आउटर मोस्ट शेल, सपोज हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के शेल में आएंगे और के शेल कंप्लीट हो जाएगा। एल शेल में कितने आ सकते हैं? 8। एम शेल में भी 8 और एन शेल में भी 8। तो इन 3 में 8 आते हैं, के शेल में 2 आते हैं। तो अगर के शेल में 2 हैं तो यानी कि वो कंप्लीट है। ऐसे ही नियॉन के केस में अगर एल शेल में 8 है तो यानी कि वो कंप्लीट है। सिमिलरली विद आर्गन, आर्गन के एम शेल में 8 है तो यानी कि वो भी कंप्लीट है। कंप्लीट से मेरा मतलब है कि ना ही उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, ना ही उसको लूज़ करने की ज़रूरत है। वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रखी है। तो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट मेटल्स। मेटल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, मेटल्स बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब वो लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर कितना चार्ज आएगा? लूज़ करेगी कोई चीज़ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई अगर लूज़ कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इन रिटर्न। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा Ca2+, कैल्शियम +2 की स्टेट में होता है। सिमिलरली K+ यानी कि पोटेशियम अपनी +1 की स्टेट में है। सिमिलरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गेन करते हैं
यानी कि उनके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव। इसीलिए आपका N3-, ऑक्सीजन का O2-, फ्लोरीन का F-1। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं, इसको याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। कोई चीज़ अगर लूज़ कर रही है तो वो लूज़ करके कहाँ जाएगी, कोई और उसको गेन करेगा। तो यानी कि वो खुद पॉजिटिव इन रिटर्न गेन कर रही है, वो अपने आप में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है किसी को कुछ देकर। जब हम कुछ देते हैं तो हम पॉजिटिविटी आती है, एंड अगर कोई किसी से कुछ ले रहा है तो इन रिटर्न वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो यानी कि वो किसी से उसका इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो मैंने आपको मेटल नॉन मेटल के बारे में बताया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एज इट इज़ सेम होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो पहले शेल में आए 2, दूसरे शेल में आए 8, तीसरे में कितना है, 1। अगर अब मुझे इसको नोबल बनाना है, यानी कि स्टेबल बनाना है, तो क्या करूँगी मैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा दूँगी। और मैंने अभी बताया अगर कोई चीज़ लूज़ हो रही है तो इन रिटर्न कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो मेटल क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब बात आती है नॉन मेटल की, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7। तो यानी कि इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने पास तो ही ये स्टेबल हो पाएगा, तभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 बन पाएगी, तब ये स्टेबल हो पाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया। याद रखिएगा, आपने कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा कि देयर इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, लेकिन आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एक जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, खुद पॉजिटिव हो जाता है, दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करके वो उसको नेगेटिव बना देता है। तो ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, विच इज़ 282। तो यानी कि अगर ये 2 लूज़ करेगा तो ही स्टेबल हो पाएगा। तो इसने 2 दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर दे रहा है। अच्छा, आई होप सबने ये सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं एक एटम में, वो इक्वल नंबर में होने चाहिए, तभी एक एटम न्यूट्रल कहलाता है, राइट। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ओवर हेयर इज़, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो यानी कि इन रिटर्न इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए ये +2 चार्ज हो गया। अगर इसने ऐसे 3 लूज़ किए हुए होते तो ये क्या होता, +3 चार्ज होता, लाइक दैट। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल द वैलेंसीज। अगर आपको वैलेंसी नहीं भी इसमें समझ आ रही है तो दिस इज़ अ ट्रिक कि जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा वो इन रिटर्न उतना पॉजिटिव चार्ज उसके पास ज़्यादा हो जाएगा। क्लोरीन के साथ मैं पिछला केस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, एक इलेक्ट्रॉन दिया एक क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे क्लोरीन को, तो ये इसीलिए MgCl2 बनता है, 2। इस 2 को याद रखना। इसके अंदर 2 क्लोरीन के एटम इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर ये क्या है, मेटल, दूसरा क्या है, नॉन मेटल, राइट। चलो, अब आयनिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वो हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। एक्टिविटी भी आपको वही एक्सप्लेन करेगी। उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है आपस में। एंड मेटल आयंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं, तो कलर को याद रखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि सोडियम, अच्छा ये कलर किसकी वजह से आ रहा है, मेटल की वजह से आता है, नॉन मेटल की वजह से कभी कलर नहीं आता। सोडियम का होता है येलो, वायलेट का होता है, वॉयलेट होता है पोटेशियम का। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, यू आर गोइंग टू रिसर्च इट एंड आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि बेरियम+2 का कौन सा कलर होता है। नेक्स्ट इज़ आयनिक कंपाउंड्स आपके सॉल्युबल होंगे वाटर में। क्यों? क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो इसलिए ये खुद पोलर होते हैं, तो इसीलिए ये पोलर वाटर इज़ ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड।
तो ये उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन ये नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स जितने भी होंगे, जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इसमें इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि सॉल्युबल नहीं होंगे। अच्छा, एक और बात, आयनिक कंपाउंड्स जनरली अपने सॉलिड स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। वो या तो अपनी आयनिक अपनी वो आयनिक कंपाउंड्स अपनी मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अपने एक्वस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस फ्री हो जाते हैं इधर से उधर मूव करने के लिए। उसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसमें आपको जिस्ट ये याद रखना है, जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ यानी कि हाईली रिएक्टिव जितने भी मेटल हैं, वो कभी भी अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में, या क्लोराइड फॉर्म में, या कार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पर बीच वाले जो होंगे वो भी वैसे ही होंगे, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, बट उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव वाले ये रहे सारे मेटल्स, एंड हाईली रिएक्टिव वाले ये रहे सारे मेटल्स। उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव की बात होती है, ये हमें ऐसे ही नेटिव फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, या कभी कभी उनके सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म आपको दिखते हैं। अब बात आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपको सबसे पहले याद रखना है कि हाई रिएक्टिविटी वाले हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस से होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब आप उसके थ्रू पास करेंगे, उसके एक्वस सोल्यूशन के थ्रू, तो क्या होगा, एक जो सोल्यूशन होगा आपका, उससे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। मीडियम रिएक्टिविटी वालों के ऊपर बहुत क्वेश्चन आया है। कार्बोनेट अगर कोई चीज़ है, अपनी कार्बोनेट फॉर्म में है कोई और, तो उसके साथ आप कैल्सिनेशन करते हैं, और अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो रोस्टिंग करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले मैं एक हिंट दे देती हूँ कि कैल्सिनेशन में हमेशा सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ बीइंग रिलीज, इसमें हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। इस केस में आपको हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 रिलीज़ होगी। उसके बाद आप उसको उसके ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आएंगे, देन उसको रिड्यूस करेंगे और आपको मेटल मिलेगा। अच्छा, मैं ऑक्साइड फॉर्म में क्यों लेकर आई हूँ, डायरेक्टली यहाँ से भी तो कर सकती थी उसको प्योरीफाई, बट मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से प्योरीफाई करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म। तो इसीलिए हम उसको उसकी पहले ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके बाद मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, या तो उनको आप डायरेक्टली हीट कर दोगे, सल्फाइड ओर्स होते हैं जनरली, तो बस वही होता है, हीट कर दिया आपने, आपको आपका मेटल मिल गया, और लास्ट में आपने उसकी रिफाइनिंग कर दी यानी कि प्योरीफिकेशन। अब बात आती है इनरिचमेंट ऑफ ओर। सबसे पहली बात तो ये टर्म याद रखनी है, गैंग। गैंग का मतलब है ऐसी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो उसके ऊपर लगी हुई होती हैं। जब आपको कोई और मिलता है तो सबसे पहले तो आप वो हटाएंगे, यानी कि सैंड हो गई, रॉक हो गई, जो और मटेरियल है वो जो उसके ऊपर लगा है, यू आर गोइंग टू रिमूव दैट, सो दैट जो आपको और है आप उसमें से एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली कर पाओ। तो सबसे पहले गैंग रिमूव की जाती है। उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विद लोअर रिएक्टिविटी। इसका मतलब है जो बॉटम सीरीज़ की मैं बात कर रही थी, उसके अंदर रोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, रोस्टिंग में आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, उससे उसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे कि इसमें सिनाबार है, सिनाबार आपको देख के क्या लग रहा है, ये क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, राइट। तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, सिनाबार बोलते हैं जिसको। इसको अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलता है, और जैसे कि मैंने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है क्योंकि ये रोस्टिंग है, ठीक है। उसके इसमें आपने क्या करा है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स को डायरेक्टली हीट किया जाता है। डायरेक्टली हीट करने पे आपको अपना प्योर मेटल मिल गया यहाँ पर। अब आप इसके साथ अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस दैट इज़ बीइंग रिलीज्ड। बस ये नॉर्मल कैसी रिएक्शन है, एक तरीके की डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, जहाँ पर आपको एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स मिल गए। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट बात आती है, सिमिलर एग्जाम्पल है आपका कॉपर का भी। तो ये भी NCERT में दिया है, इसमें भी वही किया है हमने, पहले ऑक्साइड फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद आपने उसको हीट किया डायरेक्टली। हीट करने के बाद आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये मैं जिसके बारे में बात कर रही थी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जो आप मॉडरेट रिएक्टिविटी वालों के साथ करते हैं, उसमें आपने क्या करना है,
अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं या एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। और अगर लिमिटेड या एब्सेंस में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन होती है, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ कि गैसेस कौन से रिलीज़ होती हैं। देन ये एग्जांपल आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल में दिया है कि सबसे पहले आपने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, आपको जिंक ऑक्साइड मिला सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ। फिर जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो आपको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली विच इज़ कैल्सिनेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ओर आपको दिया गया है, आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस लगा सकते हैं। पर जिंक ऑक्साइड तो आपको मिल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। तो जब आप उसको रिड्यूस करते हैं मेटालिक जिंक में, तो आपको क्या मिलेगा, एलिमेंटल यानी कि आपका प्योर मेटल जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको याद रखना होगा इधर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज दिस। अब कोक के साथ रिडक्शन करना ज़रूरी नहीं है, कोई सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाकर भी आप इसकी रिडक्शन कर सकते हैं और आप जिससे आपका ये जिंक अकेला बाहर आ जाए। तो ये एक एग्जांपल था जो एनसीईआरटी में दिया था, ये भी सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें बस अकेला हेमेन बाहर निकालना था, तो इसलिए हमने उसकी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दी, जहाँ पर मैंगनीज जो है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ गया और एल्युमिनियम ने उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैंगनीज। ठीक है, ये पिछले कई साल से बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन एक ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके थ्रू आप वेल्डिंग कर सकते हो। ये क्रैक्स रिपेयर करने के काम आती है, जितने भी आपके रेलवे ट्रैक्स में हो या फिर कोई भी आयरन की चीज़ में हो। इसमें आप क्या करते हो, बेसिकली एक्सेस हीट की वजह से जो आपका मेटल होता है वो अपनी मोल्टन स्टेट में आ जाता है, जैसे कि आयरन अपनी मोल्टन स्टेट में होता है और आपको एक मेटल ऑक्साइड मिलता है। ये जो अपनी मोल्टन स्टेट में है, ये उस क्रैक को हील करने के काम आएगा। जैसे कि ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिलेगा लिक्विड यानी कि मोल्टन स्टेट में। यही मैं आपको बता रही थी, विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो आयरन जो आपको मोल्टन स्टेट में मिल रहा है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर या इट इज़ यूज टू रिपेयर द क्रैक्स और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वेल्डिंग। मतलब किसी भी सामान को जोड़ने के काम आता है, आयरन से रिलेटेड या फिर एल्यूमिनियम से रिलेटेड, लाइक दैट। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने लिखा है इधर कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही होती है। यानी कि अगर एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन के हिसाब से आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि क्या रिड्यूस हो रहा है और क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये सब इस इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है, तो दिस वुड बी अ गुड क्वेश्चन टू यू। अब अगर हम ऑन टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ नहीं होगा इसमें, जस्ट आपका एक सेटअप होगा। एनसीईआरटी में उसका पूरा डायग्राम दिया है। इसके अंदर आपको सिर्फ प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना है, जो आपने पिछले चैप्टर में किया था। मेटल्स जो होंगे जितने भी, वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे यानी कि कैथोड पे। और इसके अंदर आप क्या यूज़ करते हैं, अपना कोई भी मोल्टन क्लोराइड, किसी भी मेटल का मोल्टन क्लोराइड जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसके थ्रू। और जो क्लोरीन होगी वो हमेशा लिबरेट होगी एनोड पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे। तो क्लोरीन लिबरेट हो जाती है एक तरफ, दूसरे इलेक्ट्रोड पे आपको अपना मेटल मिल जाता है। तो दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। एंड ऐसे रिएक्शन होती है लाइक दिस। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड रहेगा, एनोड हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव के ऊपर क्या जाएगा, नॉन मेटल जाता है जनरली, और नेगेटिव के ऊपर क्या जाता है आपका जनरली, मेटल। तो ये भी याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइन का मतलब क्या होता है, आपको प्योरीफाई करना है। तो प्योरीफिकेशन में कुछ नहीं करना, एक आपको बीकर लेना है, बीकर के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट वही होगा जिस मेटल को रिफाइन करने वाले हो वो।
सपोज़ मुझे कॉपर को रिफ़ाइन करना है, तो इसमें मैं क्या लूँगी, कॉपर सल्फ़ेट का सॉल्यूशन लूँगी। कॉपर सल्फ़ेट का सॉल्यूशन ले लिया, 2 रॉड्स लूँगी मैं। एक तो होगी इम्प्योर मेटल की रॉड जो कि थोड़ी थिक होगी। इम्प्योर मेटल की रॉड को मैं एनोड मानूँगी, जो कि थोड़ी थिक होगी। इम्प्योर का मतलब क्या है, उसके वो इम्प्योर है और मुझे उसी को ही प्योर करना है। तो कुछ नहीं होगा इसमें, इम्प्योर मेटल की आपने रॉड ले ली और प्योर मेटल की आपने एक स्ट्रिप ले ली। इम्प्योर मेटल होता है एनोड, प्योर मेटल होता है कैथोड। तो कुछ नहीं करना, एक पर्टिकुलर आपका सर्किट सपोज़ कनेक्टेड है इससे, एंड आपकी रिफाइनिंग ऐसे ही होती है। सर्किट कनेक्शन की वजह से क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल है उसकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसको आप बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करेंगे तो एनोड मड बोलते हैं, जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। और जो आपका प्योर मेटल है वो जब नीचे गिरता है तो वो साथ के साथ क्या होता रहता है, डिपॉजिट। तो साथ के साथ क्या होगा, डिपॉजिट। कहाँ डिपॉजिट होगा, प्योर मेटल की स्ट्रिप यानी कि कैथोड पे। कैथोड पे डिपॉजिट होगा, एनोड से निकलेगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, ये जो रॉड है ये थिन होती जाएगी, ये वाली रॉड आपकी थिक होती जाएगी। तो यानी कि इम्प्योर ख़त्म होता जाएगा, प्योर बढ़ता जाएगा, और वही मुझे करना था। तो इसमें आपको टर्म्स याद हुई, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। और चौथी चीज़ आपको याद रखनी है एनोड मड, जो इम्प्योरिटीज़ या डर्ट या कुछ भी है उसके अंदर, वो यहाँ पर सारी सेटल डाउन हो जाती है, उसी को ही एनोड मड बोलते हैं। एनोड मड का मतलब है एनोड से निकली हुई मड, ऐसे याद रख लो। एनोड मड का मतलब एनोड से निकली हुई मड या इम्प्योरिटीज़। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट कोरोजन की बात आती है। कोरोजन का मतलब सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़, सपोज़ आपका कोई सिल्वर आर्टिकल है, वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक हो रहा है, क्यों? क्योंकि सल्फ़र या रिएक्ट्स विद सल्फ़र इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कोई किसी ना किसी एयर के कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है आर्टिकल, एंड उसकी वजह से उसके ऊपर कोरोजन हो जाती है। कोरोजन जैसे कि रस्टिंग हो गई। रस्टिंग आपने देखी होगी आयरन के साथ होती है, वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एक सब्सटेंस बनता है रस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O। तो ये याद रखना, दिस इज़ फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, उसके बाद कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना लेता है, अपनी शाइन लूज़ करके ग्रीन कलर की उसके ऊपर एक ना कोटिंग सी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी उसकी, वो भी मतलब टार्निश हो चुका है या फिर वो कोरोड हो चुका है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, अगर आपने कहीं पर, काफ़ी सारी बुक्स में ये दिया भी होता है बट एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है। ऐसे लिखा है सपोज़, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड डॉट कार्बोनेट। कार्बोनेट आपको आई होप पता है कैसे लिखते हैं, इट इज़ CuCO3, इट इज़ CuCO3। डन, कॉपर कार्बोनेट, दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है। बेसिक क्यों है, इस बेस की वजह से कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3 होता है। अब इस एक्टिविटी के थ्रू 3.14 के थ्रू कुछ नहीं है उसमें, बस ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ की कोरोजन होने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ मॉइस्चर चाहिए हो, आपको एयर और वाटर दोनों चाहिए होते हैं। यानी कि अगर कहीं पर वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, तो ही कोरोजन होगी। सिर्फ वाटर और सिर्फ एयर से कुछ नहीं होने वाला। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन के बहुत सारे मेथड है। किसी भी चीज़ को पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीसिंग कर दो, उससे क्या होता है, हम उसको उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, और वो प्रोटेक्टिव लेयर उसकी हेल्प करती है कोरोजन से बचाने के लिए। जैसे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन सिर्फ जिंक की जाती है, मतलब एक थिन लेयर जिंक की लगा दी जाती है आयरन और स्टील के ऊपर, ताकि वो रस्टिंग से बच सके। सिमिलरली कोरोजन से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन के अलावा आपकी एनसीईआरटी में एनोडाइजिंग के बारे में दिया हुआ है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम की बात हो रही है। एंड अलॉइंग, जैसे मैंने बात की थी, अलॉइंग का मतलब है किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं हम, हार्डनेस बढ़ा रहे हैं, और उसकी कोरोजन की रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं। किससे बढ़ाएंगे हम,
उसके अंदर कोई और मेटल का परसेंटेज ऐड करके या उसके अंदर कुछ और एडिशंस करके, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, वो और ज़्यादा मतलब हम उसको यूज़ कर सकें अलग अलग पर्पसेस के लिए। बेसिकली क्या होता है, अलॉइंग की वजह से उसकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है और वो और ज़्यादा यूज़फुल बन जाता है। ये जो तीन चीज़ें हैं, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रास के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन से बना है, और सोल्डर जो है वो लेड और टिन से बना है। SN इज़ अ फॉर्मूला ऑफ टिन। एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अलॉयज़ की, बेसिकली इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो प्योर मेटल से कम होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा वो भी कम होता है प्योर मेटल से। सो बेसिकली आप क्या करोगे, प्योर मेटल्स को आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, लेकिन आप अलॉयज़ को वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पर हमें लो मेल्टिंग पॉइंट या किसी ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है।